औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। बच्चों, ऑडिटर का टॉपिक चल रहा है ऑडिटिंग के अंदर, और बच्चों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर ऑडिटर लायबिलिटीज़ का जो कहते हैं सर हमें बहुत मुश्किल लगती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर भूल जाता है, ये हम कैसे याद रखें। मैं कहा बेटा इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि आप उस लायबिलिटी को समझिए और उससे रिलेटेड केस ला रेफरेंसेस कोड करें तो लायबिलिटीज़ का टॉपिक डिफाइन हो जाता है। और मोर और लेस 2001 से लेकर 2020 तक आपको चैलेंज है कि तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर देखें। तकरीबन हर साल लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर में से एक सवाल कन्फर्म आता है। तब इस चीज़ से आप इस टॉपिक की अफादियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। 5 लायबिलिटीज़ हैं और बच्चों को पता भी है कि इन 5 लायबिलिटीज़ में से एक लायबिलिटी या 2 लायबिलिटीज़ पेपर में आनी है। एक दफ़ा उसने पांचों पूरी भी पूछी हुई थी, एक दफ़ा पेपर ऐसा भी आया था। वो 5 लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, मिसफिजियंस लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर लायबल, LIBEL, थर्ड पार्टीज लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। तो कितनी लायबिलिटीज हैं? 5। तो उसी सिलसिले की आज दूसरी कड़ी है। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपकी सहूलत के लिए, आज दूसरी वीडियो है हमारे पास लायबिलिटी फॉर मिसफिजियंस। अब ये देखिए लफ्ज क्या है, मिसफिजियंस। मिसफिजियंस को सबसे पहले डिफाइन करने से पहले इसके मीनिंग बताते हैं कि मिसफिजियंस का लफ्जी मतलब क्या है। द टर्म मिसफिजियंस मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक मीन तोड़ना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी अपनी ड्यूटी से, यानी अपनी ड्यूटीज के मुताबिक, यानी अपना जैसे आपसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वैसे काम नहीं कर रहे हैं। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का एतमाद तोड़ रहे हैं। ऑडिटर के ऊपर कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? ऑडिटर की शेयर होल्डर्स। तो ट्रस्ट भी कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो वो उस ट्रस्ट को क्या कर रहा है? ब्रीच कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो ब्रीच मीन्स टू ब्रेक, ब्रीच मीन्स टू ब्रेक। सो द फर्स्ट टर्म इज मिसफिजियंस मीन्स टू ब्रेक द ड्यूटी और ब्रेक दी ट्रस्ट। अब मैं ब्रीच को ब्रेक कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। इन्वॉल्विंग द कंपनी इन लॉस, इससे कंपनी को क्या होगा? नुकसान होगा। ये देखिए यहां पर नुकसान की बात की जा रही है। तो फिर देखिए दो लफ्जों में बात समझ आ गई, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन्वॉल्विंग द कंपनी इन लॉस, कंपनी को जिससे नुकसान पहुंचता है, वो चीज़ जो ऑडिटर की लायबिलिटी है जिसमें कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है और शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है, या शेयर होल्डर्स की यानी ऑडिटर अपनी ड्यूटी से ब्रीच करता है और शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट को मजरूह करता है, तो इन दैट केस लायबिलिटी फॉर मिसफिजियंस इज क्रिएटेड। उम्मीद है कि ये आपको मिसफिजियंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जनरली द लायबिलिटी फॉर मिसफिजियंस अराइजेस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नॉर्मली ये देखने में है कि वाइंडिंग अप के ऊपर जब शेयर होल्डर्स ने इस बिजनेस को हमने लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेशन के मराहल के ऊपर ब्रीच का जो कंसेप्ट है वो पाया जाता है। सो लिटरली मिसफिजियंस मीन्स wrongful exercise, wrongful exercise of lawful authority। अब दो लफ्ज है, wrongful exercise और lawful authority।
ऑडिटर के पास क्या है? लॉफुल अथॉरिटी। वो कर क्या रहा है? रॉन्गफुली एक्सरसाइज कर रहा है। किसको? लॉफुल अथॉरिटी। wrongful exercise of a lawful authority. Wrongful exercise of lawful authority. Wrongful exercise of lawful authority. Auditor lawful authority है, लेकिन कर क्या रहा है? अपनी पार्ट्स का wrongful exercise कर रहा है। तो that is the breach of trust and breach of duty involving the company in loss. That is misfeasance. उम्मीद है कि मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100% समझ आ गई हो। बेटा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, अगर देखेंगे तो बाद में मुझे आप यही कहेंगे सर समझ नहीं आई, तो बेटा फिर आप जिम्मेदार होंगे। हमने तो बेटा सदका जारिया की नज़रिए से ये आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। कोविड-19 की 3rd फेज चल रही है, लॉकडाउन है, तमाम इदारे बंद हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को तनवीर एकेडमी की रवायात को सामने रखते हुए आप तक हम लोग वीडियोस बर वक्त पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची जो है, जो पाकिस्तानी है या फॉरनर है, जो भी है, तालीम से महरूम ना रह जाए। क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, दिस इज द स्लोगन ऑफ तनवीर एकेडमी, स्पेशली फॉर दोज हु बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। ये हमारे इदारे के बाहर भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग जब तनवीर एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको ज़हन में क्वालिटी ज़रूर आती है कि यार सर कोई ना कोई चीज़ हमें नई बताते हैं और नए अंदाज के साथ बताते हैं। और आपकी मोहब्बतों का मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। मज़ीद आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आप लोग इसी तरह से मोहब्बत और प्यार जारी रखिए। हम आप लोगों को आपके डोर स्टेप पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा मीनिंग समझ आ गए हैं, रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। और मिसफिजियंस का लफ्जी मतलब क्या निकला? ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्विंग द कंपनी इन लॉस। तो ये मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब सवाल ये है कि हु इज इंटाइटल्ड फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ मिसफिजियंस। अब मिसफिजियंस कौन करता है? आफ्टर अ कंपनी इज गोन टू लिक्विडेशन, जब कंपनी अपना बिजनेस लिक्विडेट करती है, खत्म करती है, मिसफिजियंस प्रोसीडिंग कैन बी टेकन अगेंस्ट द ऑडिटर। अब ऑडिटर के खिलाफ मिसफिजियंस का सिलसिला शुरू। मिसफिजियंस में बार बार कह रहा हूं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये कौन कौन है? सबसे पहले लिक्विडेटर ऑफ कंपनी कर सकता है, दूसरा क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और तीसरा कंट्रीब्यूटर टू कंपनी। ये वो हैं हस्तियां जो कंपनी के ऑडिटर के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। सेक्शन 412 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स फॉर द असेसमेंट ऑफ द डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसफिजियंस। और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सेक्शन 412 के मुताबिक, इफ एनी पास्ट और प्रेजेंट डायरेक्टर, ये कंपनी का कोई प्रेजेंट डायरेक्टर या पास्ट डायरेक्टर या लिक्विडेटर या ऑडिटर ऑफ और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज बीन अ गिल्टी फॉर मिसफिजियंस, वो अपने फ्राई से गफलत बरतते हैं। अब ये कंपनीज ऑर्डिनेंस सबके लिए कह रहा है, तो उसमें ऑडिटर भी आ गया। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, then the court may examine the conduct of such person and may compel to repay the or restore the money. अब कोर्ट ऐसे बंदे को एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मजबूर कर सकता है। कंपेल यानी मजबूर करेगा किस पे? कि टू रीपे, कि वो अदा कर दे, और कंपनसेट द लॉस अराइजिंग फ्रॉम मिसफिजियंस। मिसफिजियंस मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जनाब इससे सेक्शन 1412 जो है सेक्शन 412 आपको समझा दी है। अब टाइम पीरियड क्या है प्रोसीडिंग का, कि अगर आप ऑडिटर के खिलाफ कोई प्रोसीड करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाते हैं, तो फिर टाइम फ्रेम उसका क्या होगा? द एप्लीकेशन फॉर मिसफिजियंस कैन बी कॉल्ड विद इन 5 years। 5 साल तक का टाइम पीरियड मौजूद है कि आप ऑडिटर के खिलाफ मिसफिजियंस का यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से जो लॉस हुआ है उसकी कंपनसेशन के लिए ऑडिटर के खिलाफ आप कोई एक्शन ले सकते हैं। और
the appointment of liquidator or misappropriation और misfeasance. Misfeasance का मतलब फिर लिख दिया wrongful exercise of lawful authority और breach of trust as the case may be, whichever is longer. उम्मीद है ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो इसका प्रोसीजर बड़ा सादा सा है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी अपना बिजनेस खत्म करती है, लिक्विडेट करती है, द ऑडिटर इज लायबल टू मेक गुड, कि वो पूरा करेगा किसको? ऑल दोस लॉसेस, उन तमाम नुकसानात को वो पूरा करेगा, सस्टेन्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने अभी तक बर्दाश्त किए हैं, ड्यू टू द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो उसके ट्रस्ट को यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट है उसको ब्रीच किया गया है, और ड्यूटी और मिसफिजियंस इन द पास्ट, जो कंपनी के ऑडिटर ने इन पास्ट कोई भी मिसफिजियंस की है यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, तो ऑडिटर विल बी लायबल टू मेक गुड द लॉस। अगर कंपनी ने नुकसान उठा लिया इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से, इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, सच एन ऑडिटर विल बी compelled to repay or reimburse the loss sustained by the company due to the breach of trust or breach of duty. लिमिटेशन इसकी मेंशन की हुई है सेक्शन 412 सब सेक्शन 2, सेक्शन 412 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक्शन कैन बी टेकन, लिमिटेड टाइम है आपके पास, कितने साल है? 5 साल। अब छठे साल आप जाके कहें जी हमने एक्शन लेना है, तो ऐसी सूरत में नामुमकिन है। कानून ने एक टाइम फ्रेम दिया है कि 5 साल तक आप ऑडिटर के अंदर यानी 5 साल के अंदर अंदर आप ऑडिटर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, सेक्शन 412 सब सेक्शन 2। सम अप कर लेते हैं, wrongful exercise of lawful authority, wrongful exercise of lawful authority, that is the misfeasance। अब जनाब यहां पर आपको 10 नंबर तक का सिलसिला खत्म हो गया। 10 नंबर में हमने सिर्फ ये बताना है कि मिसफिजियंस क्या थी या क्या है, या इसके ऊपर लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। अब बाकी के जो 10 नंबर हैं वो केस लॉ रेफरेंस से रिलेटेड है। तो मैंने 2 केसेस दिए हैं, 5-5 नंबर भी अगर आप ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह ताला नंबर आपको बड़े तगड़े नंबर मिलेंगे। इसमें आपको 17-18 तक आउट ऑफ 20 आपको दे सकता है, इसलिए कि इसमें लीगल रेफरेंसेस से बात हो रही है। तो जनाब केस लॉस मैंने कल भी पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये केस लॉ क्या होता है। आज जो कोर्ट में डिसीजंस हो रहे हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो डिसीजन देते हैं, कल वो कानून की किताब के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो कानून की किताब में शामिल की जाती है वो नेक्स्ट टाइम अगले आने वाले केसेस के लिए केस लॉ रेफरेंस बन जाता है। तो ये देखिए आपको माजी में मिसफिजियंस का केस हुआ था, तो उसमें क्या कुछ हुआ था ये देखिए जनाब, बड़ा मशहूर केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी केस। इस केस ने तो यकीन जानिए कि सारी चीज़ें जो हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, तो बच्चों को अक्सर हम कहते हैं कि इन्वेंट्री की जो रकम है यानी मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इन इन्वेंट्रीज की रकम को कॉस्ट प्राइस पे देखें कि मौजूद हैं और उसकी मार्केट प्राइस देखें, विच एवर इज लेस, तो लेसर अमाउंट को लेना है। अब वो लेसर अमाउंट क्या है, ये किसकी वजह से आई? अक्सर बच्चों को हम कहते हैं कि जनाब ये 2000 रुपये है, उसकी कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस उसकी जो है वो 1500 रुपये है, तो 500 रुपये की एडजस्टमेंट करें। तो बच्चे कहते हैं क्यों करें? तो वहां पर फिर हम कहते हैं जनाब लॉर्ड जस्टिस लूब्स के रिमार्क से, किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस था और 1896 में ये रिमार्क्स दिए थे ऑडिटर के बारे में लॉर्ड जस्टिस लूब्स ने कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट द ब्लड हाउंड। इट मींस दैट ही इज डीलिंग विद द ऑनेस्ट पीपल, ही इज नॉट डीलिंग विद द fraudulent people. He has to tell to the shareholders just like a watchdog that there is something wrong, but he cannot become the bloodhound. It means that he cannot directly disturb the person who is creating any sort of default. तो ऑडिटर को वॉचडॉग का जो है ना जी डेजिग्नेट किया लॉर्ड जस्टिस लूब्स ने। बुक्स में रेफरेंस नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन मैं पूरा केस आपको स्टोरिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए केस लॉस को कभी रट्टा नहीं लगाना। बचपन में
हम लोग कहानी सुनते थे किसी अपने बुजुर्ग से, तो हमें अभी तक वो याद है कि यार फलां बुजुर्ग ने हमारे जो है वो कहानी इस तरह से सुनाई थी। तो बच्चों आज कहानी की तरह से इसको समरी बना के मैं आप लोगों को पेश करूंगा और इंशाल्लाह ये आपको किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस 100% समझ आ जाएगा। आपके 10 नंबर की नजर केस ला रेफरेंस, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनीज का केस है 1896। अब सबसे पहले जब भी कोई केस लिखेंगे उसके फैक्ट्स लिखेंगे कि क्या हुआ था, फैक्ट्स ऑफ द केस। कहीं पर कोई वकूआ हुआ हो तो 4 बंदे जमा हुए होते हैं, तो 5वां बंदा आके कहता है भाई क्या हुआ, वो 5 हो गए तो छठा आके क्या कहता है भाई क्या हुआ। अब ये जो क्या हुआ है ना, बेसिकली यही फैक्ट ऑफ द केस है। अब आप भी पूछेंगे कि किंगस्टन कॉटन मिल में क्या हुआ। 3 बातें मोटी मोटी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कि कंपनी के अंदर क्या था जी, मैनेजर। उस मैनेजर ने क्या किया, स्टॉक की रकम को इन्फ्लेट कर दिया, स्टॉक की रकम को इंक्रीज कर दिया। अब स्टॉक बढ़ने से जीपी बढ़ा, जीपी बढ़ने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ा, और नेट प्रॉफिट बढ़ने से यकीनी तौर पर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, और वो प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से डिविडेंड भी ज्यादा दे दिया, और वो डिविडेंड कंपनी ने आउट ऑफ कैपिटल पे कर दिया शेयर होल्डर्स को। गलती क्या हुई, मैनेजर ने स्टॉक को इन्फ्लेट कर दिया। बस ये है फैक्ट ऑफ द केस। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मैं कहानी आगे शुरू करता हूं। देखिए, द मैनेजर फाल्सिफाइड द अकाउंट्स, उसने गलत, फाल्स मतलब झूठे, गलत अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय ओवर वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की रकम को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। रिजल्टेंटली, अब इससे स्टॉक इन्फ्लेट होने की वजह से प्रॉफिट्स वर इन्फ्लेटेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड, प्रॉफिट ज्यादा हो गए और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, और वो डिविडेंड कंपनी ने एक्चुअली कहां से पे किया, प्रॉफिट में से। अब बातें मैंने भी यही कही हैं, अब इसको अपने अल्फाज में लिख लें। मैनेजर फाल्सिफाइड द अकाउंट्स बाय ओवर वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड, सो व्हेन द स्टॉक वाज इन्फ्लेटेड the profit was automatically inflated and the profit was paid out of the capital. That is a fact of the case. उम्मीद है बात समझ आ गई। ऑडिटर was sued। अब आप कहिए जनाब ये ऑडिटर के खिलाफ क्यों दायर किया गया मुकदमा। ऑडिटर was sued, ऑडिटर के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में केस आया फॉर मिसफिशिएंस, कि जनाब इसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, जज साहब इसको समझाएं, इसके खिलाफ कानूनी चारा जो हम करने लगे हैं। ये शेयर होल्डर्स के रिमार्क्स हैं या कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो कह रहे हैं, जो कि प्लेंटिफ हैं। प्लेंटिफ कौन है, जो इस्तगासा दायर करता है, मुकदमा दायर करता है, बिकॉज ही एक्सेप्टेड दी। अब सवाल ये है कि उसने, मैनेजर ने जो है ना वो सर्टिफिकेट लिया है, किससे, मैनेजर से ऑडिटर ने सर्टिफिकेट लिया है, किस सिलसिले में, स्टॉक का। और एक चीज से वो बच गया, कौन, मैनेजर। वो क्या चीज थी, सिर्फ उसने एक छोटी सी, कानून में एक लाइन जो है, एक लफ्ज जो है वो या तख्त पे ले जाता है या तख्ते पे ले जाता है, तो लिहाजा उसने एक लफ्ज लिखा। उसने क्या लिखा, स्टेटेड एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट। या देखिए मैंने स्पेशली वर्ड्स ये रेड इंक के साथ लिखे हैं कि जनाब जो मैनेजर साहब ने मुझे स्टॉक शीट बनाकर दी है, उस स्टॉक शीट की उस स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने मान लिया कि स्टॉक इतने का है। पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर उसके बाद की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा जो किताब में नहीं लिखी हुई है। आगे चलिए, वर्डिक्ट आ गया जी, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया, सुनिए। ऑडिटर वाज नॉट हेल्ड लायबल बाय द कोर्ट, कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे, लॉर्ड जस्टिस लूप थे वहां पर, उन्होंने रिमार्क्स दिए, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग not the bloodhound. It means that it's the duty of the auditor to play the role as a watchdog, but he cannot be the bloodhound. He cannot criticize the work of the persons, so he may trust on the statements. वो statements को trust कर सकता है। लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे केस का फाइनल वर्डिक्ट देने दीजिए, फैसला सुनाने दीजिए। फैसला क्या हुआ
कि ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यू, और पहली बात है कि ऑडिटर खुद वैल्यू नहीं लगा सकता स्टॉक की। दूसरा, इट वाज नॉट हिज पार्ट ऑफ ड्यूटी टू टेक द स्टॉक, ये उसकी ड्यूटी भी नहीं है कि वो स्टॉक को जनाब वो उसकी वैल्यूएशन करवाता फिर। और तीसरा, ही मे रिलाई ऑन द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनकी जो गिवन स्टेटमेंट है उसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है एज अ वॉच डॉग बट नॉट एज अ ब्लड हाउंड आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर एंड स्किल। तो ये जनाब उसको ऑडिटर को रिलीफ दे दी, लेकिन अगली कहानी यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, किताबों में नहीं लिखी हुई है, आपके जनरल नॉलेज में इजाफा करने लगा हूं। गौर से सुनिए, लॉर्ड जस्टिस लूफ्स ने जब ये रिमार्क्स दे दिए कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट द ब्लड हाउंड, उसने कहा इस दफा तो ठीक है मैं ऑडिटर साहब आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी स्टॉक के टाइम पे जब स्टॉक वैल्यूएशन हो रही होगी, यानी मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस स्टॉक और फिनिश गुड स्टॉक, तो उस टाइम पर आपको फिजिकली भी चेक करना है स्टॉक को और उसकी मार्केट वैल्यू भी देखनी है। मार्केट प्राइस और प्रिंसिपल एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, वो जनाब फिर हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग में जो रूल पढ़ते हैं वो इसी बुनियाद पर पढ़ते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जनाब ऑडिटर को फिजिकली भी मौजूद होना चाहिए स्टॉक टेकिंग के टाइम पे। कहते हैं इस दफा तो मैं रिलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आपको फिजिकल स्टॉक टेकिंग के टाइम पे आपको मौजूद होना चाहिए। तो उस वक्त से ये केस अभी तक किंगस्टन कॉटन मिल्स के नाम से 1896 का केस जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी चलता है और इसे एज अ रेफरेंस एज अ आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है जी आपको ये केस ला रेफरेंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नहीं समझ आई तो तीन बातों में फिर समझा देता हूँ। पहला, मैनेजर था जी कंपनी का, क्या किया उसने, स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। स्टॉक ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट इन्फ्लेट कर गया, प्रॉफिट इन्फ्लेट करने की वजह से वो प्रॉफिट जो है वो यानी डिविडेंड जो है वो कंपनी को देना पड़ गया ज्यादा, और वो डिविडेंड कहां से दिया गया, आउट ऑफ कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल में से देना पड़ गया। फिर केस ब्रॉड किया गया किसके खिलाफ, ऑडिटर के खिलाफ, और उसमें ऑडिटर ने अपने आप को डिफेंड कैसे किया कि एज पर मैनेजर स्टेटमेंट, उसने कहा जी मुझे स्टॉक शीट मिली है, मैंने इस पे ट्रस्ट करते हुए मैनेजर की स्टेटमेंट के मुताबिक स्टॉक की इतनी वैल्यू ली है जितनी उसने मुझे मेंशन की थी। तो लिहाजा कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ऑडिटर इज नॉट लायबल। अब ये इस स्टेटमेंट की वजह से बच गया था एज पर दी मैनेजर स्टेटमेंट, एज पर दी मैनेजर सर्टिफिकेट। अदरवाइज कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि भाई तुमने वैल्यू को चेक क्यों नहीं किया, एग्जामिन क्यों नहीं किया। तो बहरहाल जी कोर्ट ने किंगस्टन कॉटन मिल्स के अंदर ऑडिटर को रिलीफ दे दी, लेकिन नेक्स्ट एक केस का रेफरेंस दे रहा हूं, उसमें ऑडिटर को लायबल हुआ था। और वो कैसे, ये देखिए, वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी 1932 का केस है, 1932 का केस है, वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले केस ला रेफरेंस में क्या लिखती है, फैक्ट्स ऑफ द केस, एज द मैटर ऑफ फैक्ट 2 डिफॉल्ट्स वर कमिटेड बाय द ऑडिटर। इसमें 2 डिफॉल्ट्स किए ऑडिटर ने। पहला, ओवर स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब बेटा ये वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या फर्क होता है ये भी देख लीजिए। ये जो छोटे मोटे कंज्यूमर आइटम होते हैं ये जब आप बनाते हैं तो इसमें अगर कोई चीज बनने में रह गई, मसलन शूज बना रहे थे, फर्नीचर बना रहे थे, गारमेंट्स बना रहे थे, तो इसमें वर्क इन प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई कैनाल बन रही है, तो उसमें पाया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर मैंने वर्क इन प्रोग्रेस शो किया है। ये देखिए लफ्ज मैंने क्या लिखा है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उम्मीद है आपको वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोग्रेस में फर्क भी समझ आ गया होगा। इन बैलेंस शीट एंड सेकंड एरर क्या हुआ, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आप खुद सोचिए, लायबिलिटीज को कम शो करना ये भी एक गलती है, और वर्क इन प्रोग्रेस की रकम को बढ़ा के पेश करना ये भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। नंबर 1 मटेरियल इन्वेंट्री, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, एंड नंबर 3 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। दिस इज इन्वेंट्री, दिस इज इन्वेंट्री। 3 चीजें मिलकर इन्वेंट्री बनाती हैं, और इन्वेंट्री की अमाउंट को हमेशा कम से कम शो करना चाहिए, विच एवर इज लेस का कानून पाया जाता है इसमें। तो लिहाजा इसमें 2 गलतियां की वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में, 2 गलतियां थी। पहली गलती, वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट को
ओवरस्टेट कर दिया गया, जबकि यकीनी तौर पर इन्वेंट्री बढ़ गई। और दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया गया, लायबिलिटीज कम शो की गई। अब क्या हुआ फिर उससे, क्रेडिट परचेज ऑटोमेटिकली यानी उसमें प्रॉफिट क्या हो गया, इन्फ्लेट किया गया, और वो कितना शो किया गया, 3458 3458 ये शो किया गया, लेकिन एक्चुअली वो कितना था 297। अब कितना फर्क है जी, 1932 में ये बड़ी बिग अमाउंट है, हैवी अमाउंट है जनाब। तो एक्चुअल अमाउंट कितनी थी प्रॉफिट की 297, लेकिन इन्फ्लेट करने की वजह से वर्क इन प्रोग्रेस को और लायबिलिटीज को डिक्रीज करके आपने क्या किया, ये गलती की ऑडिटर ने हुई। तो ड्यू टू दिस डिविडेंड वाज पेड आउट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल इस तरह से डिविडेंड कैपिटल में से पे हो गया। उम्मीद है कि इसमें दो रकमें आपने याद रखनी है, एक्चुअल अमाउंट कितनी है 297 पाउंड स्टर्लिंग, और इन्फ्लेट करके कितना दिखा दिया गया 3458। इनवाइसिस मींस ये जो परचेज है जिनमें से स्टॉक की रकम निकलती है हमारी। प्लेंटिफ कौन है, शेयर होल्डर्स। प्लेंटिफ कौन है, इस्तगासा दायर करने वाले, मुकदमा दायर करने वाले, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या किया, ये प्ली ली है। जब भी कोई केस किया जाता है किसी की बुनियाद पर किया जाता है, तो वो जो बुनियाद है वो उसकी प्ली होती है जनाब। तो ये देखिए, इट वाज पॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स दैट द ऑडिटर लेफ्ट मैनी इनवॉइसेस, उन्होंने बहुत सारी इनवॉइसेस को मिस किया है, इग्नोर किया है, अनचेक्ड विद द कंसर्न पीरियड। वो जो पीरियड था उसके ऊपर कई इनवॉइसेस को उसने चेक ही नहीं किया। अब ये बेस बना के ऑडिटर को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। तो उसके बाद वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट आ गया, डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ गया, ऑडिटर वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल यानी लायबल करार दिया गया, एंड डायरेक्टेड बाय द कोर्ट्स। ऑडिटर्स को ना सिर्फ ये कहा गया कि टू कंपनसेट द अमाउंट बट आल्सो टू पे द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट भी रकम देंगे और उतनी रकम भी देंगे जो आपकी कंपनसेशन में बनती है, प्लस उसका इंटरेस्ट जितनी अरसे का भी है वो। तो उम्मीद करता हूं जनाब ये आपको लायबिलिटी फॉर मिसफिजियंस, सेकंड लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर बहुत अच्छी तरह से बच्चों समझ आ गई होगी। और अगर समझ आ गई है तो बेटा आप थम्स अप ज़रूर दीजिएगा तनवीर एकेडमी के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारी एकेडमी अल्लाह के फजल और करम से अपने वादे के मुताबिक आपको क्वालिटी वीडियोस बर वक्त लेकर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन कैसा रहा है इसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कर दीजिएगा। और माँ बाप की और असातिज़ा की बेटा बहुत रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे दुआएं लीजिए, अपना और अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का, अपने बहन भाइयों का ख़ुसूसी तौर पर बहुत ख्याल रखिएगा, उनकी दुआएं लीजिए और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को वो तरक्की अता फरमाए जिसको कभी ज़वाल ना हो, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को महफूज फरमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।